गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी का कुछ पार्ट पढ़ा। आज हम जो रिमेनिंग पार्ट है हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी से पहले हमने बात की थी कि अगर हम सेल को देखें तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। अगर बड़े तौर पर सेल के आधार पर अगर हम जीवों का विभाजन देखते हैं तो दो प्रकार के जीव पृथ्वी पर मौजूद हैं, एक यूकैरियोट्स और दूसरे प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में वो सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, दूरी झिल्ली से घिरे रहते हैं। प्रोकैरियोट में इन सभी ऑर्गन्स का अभाव होता है। यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो एडवांस टाइप न्यूक्लियस है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका दोनों उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोट में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है जिसे न्यूक्लियोइड या केंद्रिकाव कहा जाता है। यूकैरियोट के हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें प्लांट है, एनिमल्स हैं। प्रोकैरियोट्स में हम लोग देखेंगे तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफाज है, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये सारे एग्जाम्पल जो है प्रोकैरियोट्स के हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री को हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या जो पिछले वीडियो में देखा उसमें जेनसन की हमने बात की थी। जेनसन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है, कौरक कोशिका में स्टडी करते हुए कोशिका की खोज की है। ल्यूवेनहॉक ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है। स्लीडन ने कहा कि प्लांट जो है मेड अप ऑफ सेल, और स्वान ने एनिमल सेल पर अपना काम किया है। स्लीडन और स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रुकिंजे ने कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है वो यूज़ किया है। विर्चाउ ने कहा कि सेल पहले से मौजूद सेल से निर्मित होती है, यानी कि अगर शरीर में कोई भी कोशिका बन रही है तो वो पूर्ववर्ती कोशिका से इसका निर्माण होता है। पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये तो हमने कल की बात करी। आज हम लोग आगे की हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं 1986 में निल्स हर्ब्स, जॉर्ज कोचर और माइलस्टोन ने एक क्लोनी प्रतिरक्षा की खोज की है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खोज जो है वो इन वैज्ञानिकों द्वारा 1986 में की गई है। 1989 में थॉमस कैच एवं ऑल्टमान ने आरएनए का उत्प्रेरक के रूप में कार्य को डिस्कवर किया है कि आरएनए जो है वो एक उत्प्रेरक, एक कैटालाइज की तरह वर्क करता है। नाइनटीन 1997 में इयान विल्मुट और साथियों ने डोली नामक भेड़ का क्लोन जो है वो तैयार किया है। सबसे पहले तैयार किया गया क्लोन है भेड़ का जिसको डॉली नाम दिया गया था। नाइनटीन 1998 में जेम्स ए थॉमस ने मानव भ्रूण से स्टेम सेल विकसित की है। हम सब लोग जानते हैं, अगर हम लोग अभी एडवांस मेडिसिन टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो स्टेम सेल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। वे बीमारियां जो बहुत ज़्यादा रेयर होती है या जिन बीमारियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो स्टेम सेल की सहायता से हम कई तरह के ऑर्गन जो है वो बनाया जा सकता है। मानव शरीर में भ्रूण की जो कोशिकाएं होती है या प्लेसेंटा की जो सेल्स होती है या बोन मैरो की जो सेल्स हैं वो स्टेम सेल का काम करती है। स्टेम सेल वे सेल है जिसमें विभाजन करके नई कोशिका के निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। वे कोशिका विभाजित होकर नए कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। उन कोशिकाओं को स्टेम कोशिका कहा जाता है। तो स्टेम कोशिका को सबसे पहले विकसित करने का मानव भ्रूण से विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स ए थॉमस नामक वैज्ञानिक को जाता है। 2002 में सबसे पहले प्रथम मानव भ्रूण तैयार करने का श्रेय जो है वो क्लोनेड ने लिया है, और जो पहला जो भ्रूण तैयार किया गया और उससे जो बेबी पैदा हुआ उसका नाम इव रखा गया है। जो बेबी पैदा हुई थी उसका नाम इव रखा गया था। 2004 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, यानी मानव में जितने भी क्रोमोसोम पर जीन मौजूद हैं उनकी सीक्वेंसिंग ज्ञात कर ली गई है।
उस सीक्वेंसिंग की सहायता से हम लोग आनुवंशिकी रूप से होने वाले किसी भी रोग का पता पहले लगा सकते हैं। यानी कि अगर किसी कोई ऐसा सिकल सेल एनीमिया या कोई भी ऐसी बीमारी जो पेरेंट्स में है और वो आनुवंशिकी रूप से वो अगर संतति में जा रही है, तो इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बीमारी को कैसे हटाया जाए, इस बीमारी पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके लिए ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग को काम में लिया जाता है। यानी उस सीक्वेंसिंग के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जीनोम भाग हैं जो रोगग्रस्त होता है, आगे जाकर रोग उत्पन्न कर सकता है, उसको हटाकर उसकी जगह नया पार्ट वो है डाल दिया जाता है जो रोगग्रस्त नहीं होता है। तो 2004 में अमेरिका में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया था। ये सेल हिस्ट्री है। अब हम लोग देख रहे हैं सेल बायोलॉजी में कौन कौन से ऐसे प्रमुख वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है। उनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2002 में। हम बात कर रहे हैं तो जॉनसन बी फैन, कोजी टनाका एंड क्रुथ वुथरिच ने उनको जो है वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड आइडेंटिफिकेशन बाय मास एंड रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए उन्होंने मास और रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से इनका स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया और इस कार्य के लिए इन्हें 2002 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1997 में पॉल ब्रग, जॉन ई वॉकर और जेम्स एस स्कू को ये नोबेल प्राइज़ मिला है। एंजाइमेटिक मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी, किस तरह से एंजाइमेटिकली मैकेनिज्म से एटीपी का सिंथेसिस होता है, इस काम के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसके बाद 1993 में कैरी मूलिस, बहुत ही जाना पहचाना नाम बायोटेक्नोलॉजी में, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक विकसित की है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक के विकास के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सहायता से हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि पहले हम क्या करते थे, क्लोनिंग करते थे, किसी भी वाहक की सहायता से क्लोनिंग की जाती थी। तो जब हम कोई भी जीन जो हमारी मनपसंद का जीन है या फॉरेन जीन है, कोई भी जीन जो रिकॉम्बिनेशन के लिए आगे काम में लिया जाएगा, अगर उस जीन को क्लोन करना है तो हम क्या करते थे, उसके लिए वाहक को, वेक्टर को काम में लेते थे। जैसे ई कोलाई या इस तरह के जो वेक्टर हैं, प्लाज्मिड हैं, उनको हम क्लोनिंग वेक्टर के रूप में काम में लेते थे। लेकिन वो जो प्रोसीजर था बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें लगती थी। हम आजकल पीसीआर की सहायता से जो है बहुत ही कम समय में डीएनए की हज़ारों प्रतियां तैयार कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। उस क्लोनिंग की सहायता से कई प्रतियां तैयार, कुछ ही समय में बहुत सारी प्रतियां या कॉपीज़ तैयार की जा सकती है। इसलिए इस पूरी टेक्निक का नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको कहा जाता है। 1983 में नोबेल पुरस्कार बारबारा मैकलिंटोक को मिला है। इन्होंने जंपिंग जीन पर अपना काम किया है। जब मैंने कल भी बात की कि जंपिंग जीन मक्का में पाए जाने वाले ऐसे जीन हैं जो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो इन जीनों की खोज के लिए बारबारा को 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1980 में पॉल बर्ग ने न्यूक्लिक अम्ल की बायोरासायनिक अध्ययन तथा रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जहाँ दो अलग अलग जातियों के डीएनए को जोड़कर इन विट्रो कंडीशन में एक नया डीएनए बनाया गया है, जिसे हम आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए कहते हैं। तो पॉल बर्ग को इसका श्रेय जाता है और इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। आज हम जितने भी नए जो हम आज जेनेटिक रूप से नए एनिमल्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या नए प्लांट, हम ट्रांसजेनिक प्लांट जिनको हम बोल रहे हैं, वो बना रहे हैं, इन सब में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी बाहर से आप कोई भी जीन अगर डाल रहे हैं बॉडी में, तो वो जीन आपका बेसिक जो डीएनए है उसके साथ जाकर जुड़ जाता है। तो दोनों तरह के गुण आपके उस प्लांट बॉडी में मौजूद हैं। खुद का तो डीएनए है ही है, साथ में बाहर से हमने जो नया जीन डाला है उसके गुण भी अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। तो ये जो डीएनए होगा वो क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। उस डीएनए को विकसित करने का श्रेय पॉल बर्ग नामक वैज्ञानिक को जाता है। 1968 में एन डब्ल्यू निरेनबर्ग ने आनुवंशिकी कोड, जेनेटिक कोड
बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस कार्य के लिए इन्हें 1968 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ट्रिपल कोडॉन होते हैं, 3 तरह के अमीनो एसिड से मिलकर, 3 तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर हम जेनेटिक कोड बने हुए हैं जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और ये अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। ट्रिपलेट होते हैं ये कोड, चाहे जैसे AUG, GUG, तो ये AUG क्या है? स्टॉप कोडॉन है। 3 तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए कोडॉन आनुवंशिकी कोडॉन कहलाते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान स्पेसिफिक अमीनो अम्लों को कोड करने का काम करते हैं, और वो अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। इन्हें हम जेनेटिक कोड या आनुवंशिकी कोड कहते हैं। इसी तरह से 1968 में हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है ये हरगोविंद खुराना, जिनको न्यूक्लिक अम्ल और आनुवंशिकी कोड के लिए इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल जेनेटिक कोड का निर्माण, जो tRNA के लिए काम में आता है, उस आनुवंशिकी कोड को निर्मित करने के लिए, उन कार्य के लिए उन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो कृत्रिम रूप से आनुवंशिकी कोड के जो tRNA के लिए जो कोड होता है उसके संश्लेषण के लिए 1968 में हरगोविंद खुराना को ये नोबेल प्राइज़ मिला है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। 1965 में F. जैकब एवं G. मोनार्ड को जीन नियमन अवधारणा के लिए ये पुरस्कार मिला है। जीन नियमन अवधारणा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। जीन नियमन अवधारणा के लिए पुरस्कार मिला है। किस तरह से प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में जीनों का रेगुलेशन होता है। ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन है ये, ओपेरॉन मॉडल के लिए ये ओपेरॉन है, ओपेरॉन के लिए ये इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ओपेरॉन के लिए इन्हें ये नोबेल जीन नियमन ओपेरॉन के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ओपेरॉन अवधारणा के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। ओपेरॉन प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करने वाली एक यूनिट है, यानी कि ओपेरॉन जब RNA आकर ऑपरेटर रीजन से जब अटैच होगा तो विशेष प्रकार के एंजाइमों का संश्लेषण होगा। उस एंजाइमों के संश्लेषण से उत्प्रेरित होकर mRNA का निर्माण होगा, और mRNA से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो बॉडी में कैसे रेगुलेशन होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बॉडी में प्रोटीन निर्माण की क्रिया को कैसे रेगुलेट किया जाता है, ये जीन नियमन ओपेरॉन अवधारणा कहलाती है। इस कार्य के लिए इन्हें 1965 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। 1962 में J.D. वॉटसन एवं F.H.C. क्रिक नामक वैज्ञानिक को DNA की डबल हेलिक्स संरचना के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। DNA का जो द्विकुंडल मॉडल, जो हम सर्वमान्य मॉडल, जो BDNA हम लोग पढ़ते हैं, उस DNA की जो संरचना दी गई है वो J.D. वॉटसन एवं क्रिक ने दी है। इस कार्य के लिए 1962 का नोबेल प्राइज़ मिला है। जो सामान्य DNA, जो हमारी बॉडी का सामान्य DNA होता है, उस DNA को क्या कहा जाता है? उस DNA को BDNA कहा जाता है। 1959 में S. ओकाया एवं A. कोरेनबर्ग को इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ DNA का आर्टिफिशियली रूप से सिंथेसिस करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आर्टिफिशियली रूप से DNA को सिंथेसिस करने के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। – 1958 में G.W. बीडल एवं E.L. टोटम को न्यूरोस्पोरा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के लिए पुरस्कार दिया गया था। बीडल एवं टोटम को यह पुरस्कार 1958 में एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के लिए पुरस्कार दिया गया है, यानी कि एक स्पेसिफिक जीन एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए होता है। इस तरह का सिद्धांत न्यूरोस्पोरा में प्रतिपादित किया था बीडल एवं टोटम ने। 1946 में H.J. मूलर ने ड्रोसोफिला में जीन उत्परिवर्तन की घटना को खोजा था। जीन उत्परिवर्तन किस तरह से होता है, इस घटनाक्रम को H.J. मूलर ने ड्रोसोफिला में देखा, और इस कार्य के लिए इन्हें 1946 का नोबेल प्राइज़ दिया गया।
इसके बाद 1943 में टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में एक्स गुणसूत्र पर स्वे जीन की उपस्थिति देखी। जब उस परिवर्तन होता है तो उसमें एक स्पेसिफिक प्रकार की ड्रोसोफिला बनती है जिसकी आंखें वाइट होती है। इस कार्य और ये जो घटनाक्रम है ये कैसे होता है कि जीन की उपस्थिति में होता है। इस कार्य के लिए 1943 में टी.एच. मॉर्गन को इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये तो सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री है कि अब तक कितने महत्वपूर्ण खोजें जो है वो जीन यहाँ बायोलॉजी में हुई है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण खोज की गई है उनको आपको ध्यान में रखना है। सेल क्या होती है, कौन सेल को कितने बड़े भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, वो ध्यान में रखिएगा। और सेल बायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण कार्य के लिए किन किन वैज्ञानिकों को अब तक नोबेल पुरस्कार दिए गए और जो रिसेंट नोबेल पुरस्कार मिले हैं आपके लिए होमवर्क है, आप नेट पे उनको सर्च करेंगे और अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे कि अब रिसेंटली किन किन लोगों को कोशिका विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। यहाँ पे अवधारणा है, आप लोग लिखिएगा। यहाँ पर ओपेरॉन है, ये जो यहाँ है ये ओपेरॉन है, ओपेरॉन। थैंक यू।